नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मधुरा जी के क्लासेज में। कैसे हैं आप? बिल्कुल आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे एस्किमो जनजाति की। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की जनजातियों में मैंने आपको बताया था कि हम 4 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से पहली जो जनजाति थी एस्किमो, उसका हम अध्ययन कर रहे थे और उसका पूर्ण अध्ययन करने के लिए मैंने आपको 5 बिंदु बताए थे। इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम एस्किमो जनजाति के बारे में जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। तो जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा कौन सा? निवास क्षेत्र। जो फर्स्ट टॉपिक था निवास क्षेत्र वो कंप्लीट हो चुका है बेटा। निवास क्षेत्र, एस्किमो कहाँ निवास करते हैं, इसके निवास क्षेत्र संबंधित जो भी जानकारी थी वो अपनी पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट हो चुकी थी। आशा करता हूँ आपको वो क्लास अच्छी पसंद आई होगी, आपने ढंग से उसको पढ़ा होगा, बड़े तरीके से नोट्स बनाया होगा, साथ ही मानचित्र की सहायता से आपने भी अपनी कॉपी के अंदर उसको फिल करने का प्रयास किया होगा ताकि वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। इसको आपको कंठस्थ याद रखना है बेटा, क्योंकि इसमें से कई बार आपको क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अब जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा आर्थिक क्रियाकलाप। थर्ड टॉपिक है समाज व संस्कृति, फोर्थ है वातावरण समायोजन और फिफ्थ है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। ठीक है, तो देखिए प्रयास ये रहेगा कि आज ही आपके एस्किमो जनजाति वाला कॉन्सेप्ट है जो पूरा हो जाए, क्लियर हो जाए। लेकिन अगर फिर भी अगर वीडियो अगर लंबा हो रहा होगा तो अपन इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करके डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे हमें एक क्लास एक्स्ट्रा पढ़नी पड़े, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। ये सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हो गया था निवास क्षेत्र, ये है सेकंड टॉपिक एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। बहुत ही अच्छा और मजेदार टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप को भी हम 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 5 बिंदुओं के आधार पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। 5 बिंदु कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप में? एक तो है आखेट, दूसरा है भोजन, तीसरा है वस्त्र, चौथा है निवास गृह और 5वां है यंत्र व उपकरण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो बिंदु है अपना आखेट, हम आखेट को समझने का प्रयास करेंगे। ए है आखेट, और आखेट का क्या मतलब होता है? आखेट का मतलब होता है शिकार करना, शिकार। आखेट क्या होता है? शिकार। देखिए एस्किमो जनजाति, जैसा आप सबको पता है कि ये क्या है, जनजाति है, तो इनका जो प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है ये शिकार करते हैं। अपनी तरह किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं करते हैं, किसी प्रकार की और अन्य आर्थिक गतिविधियां नहीं करते हैं। इनको अपना जीवन यापन करने के लिए जीविकोपार्जन हेतु किस पर निर्भर रहना पड़ता है? आखेट पर। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, और कच्चा मांस खाने वाला आदमी क्या करता है? शिकार करता है, आखेट करता है। क्लियर? ठीक है, अब हम आखेट को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जिस प्रकार वर्ष की ऋतुएं होती हैं, तो ये भी ऋतुओं के अनुसार इनके भी अलग अलग आखेट करने की क्या होती है? विधियां होती है। ऋतुओं के अनुसार आखेट की विधियां, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ऋतुओं के अनुसार आखेट की विधियां, ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार आखेट की विधियां, आखेट की विधियां। देखिए बिल्कुल आराम से इसको आप समझिए, बढ़िया तरीके से इसके नोट्स बनाइए और बढ़िया तरीके से अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो ऋतुओं के अनुसार आखेट की विधियां, अब ऋतुएं लिख देता हूं मैं यहां। फर्स्ट है
शीतकालीन आखेट, शीतकालीन आखेट, सेकंड है बसंतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट, और थर्ड है ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकालीन आखेट। देखिए आराम से समझिए, ऋतुओं के अनुसार आखेट की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है इनका प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप। तो आखेट में शीतकालीन आखेट वह आखेट जो कब किया जाता है, सर्दियों में किया जाता है, ठीक है। दूसरा है बसंतकालीन आखेट, वह आखेट जो न अधिक सर्दी और न अधिक गर्मी, दोनों के बीच का जो बसंत ऋतु होती है, उस समय जो मार्च के समय के आसपास की ऋतु होती है, उस समय जो आखेट किया जाता है वो है बसंतकालीन आखेट। और तीसरा है ग्रीष्मकालीन आखेट, गर्मियों में किया जाने वाला आखेट। तीन प्रकार के ये क्या करते हैं, ऋतुओं के अनुसार आखेट करते हैं। अब तीनों के अंदर विधियां अलग अलग है। शीतकाल में अलग अलग विधियों से आखेट करते हैं, बसंत काल में जो आखेट करते हैं उसकी विधि अलग है, और ग्रीष्मकाल में अलग है। क्लियर? तो ठीक है, फर्स्ट लेते हैं हम, इन दोनों को मिटा देता हूं, बाद में वापस जब ये स्टार्ट होगा तो फिर से लिख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लिखते हैं शीतकालीन आखेट। देखिए शीतकालीन आखेट के अंदर जो शिकार करने की इनकी विधियां हैं वो दो विधियां हैं। एक विधि है मऊपाक, मऊपाक, और दूसरी विधि है इतुरपाक, इतुरपाक, मऊपाक और इतुरपाक। क्लियर? देखो अब नाम से ही पता चल रहा है इनसे कि मऊपाक और इतुरपाक ये दोनों क्या है, ये विधियां है क्या करने की, शिकार करने की। किसके शिकार करने की? तो ध्यान देंगे शीतकाल में ये शिकार करते हैं, आखेट करते हैं किसका, सील मछली का। किसका शिकार करते हैं? सील मछली का शिकार करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए मऊपाक। अब मऊपाक जो ये शब्द है इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। क्या करना बेटा? प्रतीक्षा करना, यानी इंतजार करना। ठीक है, अब समझिए ये थोड़ा सा ऐसे कहानी टाइप है, कोई खास बड़ी चीज नहीं है अब आपसे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मऊपाक क्या है, मऊपाक किसे कहते हैं, मऊपाक से आपका क्या अभिप्राय है, तो समझने का प्रयास कीजिए कि ये शिकार किसका करते हैं, ये शिकार करते हैं सील मछली का। क्लियर? शीतकालीन आखेट में चाहे वो मऊपाक और चाहे इतुरपाक हो, दोनों में किसका शिकार करते हैं? सील मछली का शिकार करते हैं। और ये शिकार कहां करते हैं सील मछली? समुद्र के किनारे। क्लियर? समुद्र के किनारे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कौन से समय की? शीतकाल की। तो बेटा पहले से ही ये ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, और अगर शीतकाल आ रहा है तो उस समय समुद्र के किनारे जो जल है उस जल के ऊपर क्या हो जाता है? बर्फ की मोटी मोटी परत है जो जम जाती है। नीचे से तो जल क्या रहता है? बिल्कुल प्रवाहित रहता है, तरल रूप में रहता है, लेकिन उसके ऊपर ऊपर जल की ठोस परत है जो जम जाती है। समझ में आ गया? तो ये शिकार करने के लिए इस मऊपाक विधि के अंदर क्या करते हैं कि उसके अंदर बर्फ के अंदर एक छिद्र कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा ये हाथ है और इस हाथ के अंदर ये क्या करते हैं, नीचे तो क्या है? जल है। ये हाथ जो बर्फ है, नीचे क्या है? जल है, और ऊपर क्या है? एस्किमो है, यहाँ एस्किमो है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसके अंदर क्या कर देंगे? छिद्र कर देंगे, नीचे तक छिद्र कर देंगे, और इस छिद्र के अंदर क्या कर देंगे? एक हड्डी लगा देंगे। क्या कर देंगे? एक हड्डी लगा देंगे। ठीक है, अब आप सबको पता है कि लंबे समय तक अगर बर्फ जमी रहेगी तो नीचे जल के अंदर क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन का स्तर है जो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वहां पर वो क्या कर देंगे? छिद्र कर देंगे, तो मछली क्या होगी? उस छिद्र के अंदर श्वास लेने के लिए उसके छिद्र के पास आएगी।
समझ में आ गया। तो जैसे ही वो उस छिद्र के पास आएगी तो उसकी जो हड्डी लगी हुई थी वो मछली के टच होने से क्या हो जाएगी, वो हड्डी हिल जाएगी। और जो बाहर खड़ा है, कौन खड़ा है, एस्किमो, क्या लेके, हथियार लेके। कौन सा हथियार लेके, हार्पून। अभी बताऊंगा मैं हार्पून क्या है, वैसे थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, हार्पून 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भाले के जैसा क्या होता है, एक हथियार होता है, ठीक है, वो जो रस्सी से बंधा होता है। अभी आगे जो यंत्र और उपकरण पढ़ेंगे इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वो बाहर क्या कर रहा है, हार्पून लेके बिल्कुल टकटकी लगाए खड़ा है, क्योंकि अगर एक बार वो आके चली जाएगी तो उसका शिकार नहीं पकड़ पाएगा। तो जैसे बिल्कुल टकटकी लगा के हार्पून पकड़ के वो बिल्कुल यूं खड़ा है। मान लीजिए ये छिद्र है, इसके अंदर इसलिए ये हड्डी लगा रखी है। जैसे ही कोई मछली यहाँ आएगी, इसके टच होते ये हड्डी हिलेगी और यहाँ पर हार्पून लेके कौन खड़ा है, एस्किमो खड़ा है। जैसे ये हड्डी लेगी और वो बर्फ को तोड़ता हुआ क्या करेगा, उस मछली का शिकार करेगा। वो हार्पून जाके मछली के आर पार हो जाएगा और उसको निकाल लेगा। इस प्रकार की जो ये विधि है शिकार करने की, उसको कहते हैं माउपाक। माउपाक का अर्थ है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना पड़ा ना, जब तक ये मछली नहीं आएगी तब तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जो विधि है, इस विधि को क्या कहते हैं बेटा, माउपाक कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको अपनी भाषा के अंदर भी आसानी से लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना, अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि माउपाक क्या है, शीतकालीन आखेट करने की क्या एक विधि है जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। इसके अंदर समुद्र किनारे सील मछली का शिकार करने के लिए बर्फ के अंदर एक छिद्र बना दिया जाता है जिसमें एक हड्डी का टुकड़ा लगा दिया जाता है। जैसे ही मछली उस छिद्र में श्वास लेने के लिए उसके पास आएगी और वो हड्डी का टुकड़ा हिल जाएगा और बाहर खड़ा एस्किमो क्या करेगा, उससे हार्पून से उसका शिकार कर लेगा। इस प्रकार की जो ये विधि है इसको बोलते हैं माउपाक। क्लियर, ठीक है। अब देखिए आगे है इतुरपाक। इतुरपाक भी शिकार करने की विधि है और शीतकालीन विधि है। बस फर्क इतना है, इसमें शिकार करने का तरीका अलग था, इसमें शिकार करने की पद्धति अलग है बेटा, ठीक है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, इसमें ये लोग एक की जगह दो छिद्र बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक छिद्र यहां बनाया है, एक छिद्र यहां बनाया है। कितने छिद्र बनाते हैं, दो छिद्र, और इसमें दो आदमी होते हैं। एक एस्किमो यहां रहता है और एक एस्किमो यहां रहता है, ठीक है। तो इस वाले छिद्र से या किसी भी छिद्र से क्या करता है, एस्किमो चारा डालता है। चारा मतलब जो भी मछली का भोजन है वो भोजन क्या करता है, एक छिद्र से डालता है, यानी भोजन डाल के, चारा डाल के मछली को क्या करता है, वो बुलाता है अपनी ओर। जैसे ही कोई मछली इसके पास यहां आएगी चारे को खाने के लिए, और जैसे ही यहां पर जो हड्डी की छड़ है वही लेगी, तो यहां खड़ा एस्किमो क्या करेगा, इस वाले एस्किमो को इशारा करेगा कि हाँ मछली आ गई या फंस गई। तो यहां से वो क्या करेगा, भाले से शिकार करके और उसका आखिट कर लेगा, शिकार कर लेगा, उसको मार देगा। समझ में आई मेरी बात। मतलब एक छिद्र के अंदर क्या करते हैं, चारा डाल के मछली को बुलाया जाता है, और जैसे ही वो मछली आती है उस हड्डी हिलती है, हड्डी हिलने पर वो जहां एस्किमो खड़ा है वो दूसरे वाले एस्किमो को, दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा, इशारा करेगा, और जैसे ही वो दूसरा व्यक्ति दूसरे छिद्र से उस हार्पून से उसका क्या कर लेगा, शिकार कर लेगा बेटा। इस प्रकार की विधि को क्या कहा जाता है, इतुरपाक कहा जाता है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं आगे, ये हो गया शीतकालीन आखेट। दूसरा लेते हैं बसंतकालीन आखेट। तो आपसे अगर पूछा जाए, छोटा क्वेश्चन पूछा जाए पहले कि शीतकालीन आखेट माउपाक क्या है, माउपाक शीतकालीन आखेट है या ग्रीष्मकालीन आखेट है या बसंतकालीन आखेट है, तो ध्यान देंगे माउपाक और इतुरपाक ये तो है शीतकालीन आखेट। अभी हम बात कर रहे हैं बसंतकालीन आखेट की। तो देखिए सेकंड है बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट, इसमें जिस विधि से शिकार किया जाता है उसे कहते हैं बेटा उत्तोक। क्या कहा जाता है, उत्तोक। बसंतकालीन आखेट में जो शिकार किया जाता है उसको कहते हैं क्या, उत्तोक कहते हैं। और इसमें भी सील मछली का ही शिकार किया जाता है। क्लियर, देखिए
समझने का प्रयास कीजिए। बसंत काल, जैसा कि मैंने अब आपको बताया कि ये अधिक शीतकाल नहीं होता है, अधिक सर्दी इसमें नहीं पड़ती है, थोड़ी सी उष्णता इसमें आ जाती है, यानी मार्च के आसपास का टाइम होता है। तो उस समय जो बर्फ है वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है, ठीक है। और लंबे समय तक क्या रहता है, शीतकाल रहने की वजह से, लंबे समय तक शीतकाल रहने की वजह से जो वो जल था, उस जल के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो मछलियां क्या करती है, अच्छा ये मौसम कैसा होता है, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है, तो कैसा रहता है, सुहावना सा रहता है, ठीक है। तो मछली क्या करती है, ऑक्सीजन लेने, क्योंकि इतने लंबे समय तक वो क्या रही है, शीतकाल में बर्फ के नीचे रही है, तो एक तो क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी। तो एक तो ऑक्सीजन लेने, तथा दूसरा लंबे समय तक ठंडे पानी में रहने की वजह से तो थोड़ा सा धूप सेकने, क्योंकि सुहावना क्या रहता है, मौसम रहता है। तो ऑक्सीजन लेने और सुहावना लेने मछली की सुहावना क्या, ऑक्सीजन लेने और धूप सेकने के लिए मछली है जो क्या हो जाती है, ऊपर की ओर तट के पास में आ जाती है, और ये लोग क्या कर लेते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इस विधि को कहते हैं उत्तोक। क्या कहते हैं, उत्तोक। तो आपसे पूछा जाए बसंतकालीन आखेट की जो विधि है, उस विधि का क्या नाम है, उत्तोक कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, आगे लेके चलते हैं आपको ग्रीष्मकालीन आखेट में। ग्रीष्मकालीन आखेट में देखिए, ग्रीष्मकालीन आखेट, ग्रीष्मकालीन आखेट में, गर्मियों में, ग्रीष्मकालीन आखेट में गर्मियों में ये सील मछली का शिकार नहीं करते हैं, ये शिकार करते हैं किसका, केरीबो का। केरीबो। और केरीबो क्या है, केरीबो के बारे में बताया मैंने आपको, केरीबो है बारहसिंगा को क्या बोलते हैं, केरीबो। ग्रीष्मकाल में ये किसका शिकार करते हैं, ये केरीबो का शिकार करते हैं बेटा। समझ में आ गया। तो ग्रीष्मकालीन आपको तीनों आखेट पता हो गया। शीतकालीन आखेट की जो विधि है उसको क्या बोलते हैं, माऊपाक, माऊपाक का पता हो गया। दूसरा है इतुरपाक, क्लियर। साथ ही दूसरा हमने बताया आपको बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट में क्या है, उत्तोग। उत्तोग के बारे में बता दिया कि मछली श्वास लेने और धूप सेकने के लिए समुद्र के तट के किनारे आती है, तो उस समय ये कुत्तों की सहायता से क्या करते हैं, कयाक जो इनकी नाव होती है उनकी सहायता से उसका शिकार करते हैं। अब कयाक क्या होती है अभी मैं आपको बताता हूँ आगे। फिर आता है ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकालीन आखेट के अंदर ये केरीबो का शिकार करते हैं। केरीबो क्या होता है, बारहसिंगा होता है, क्लियर। ये हो गए इनका क्या, आखेट। किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भोजन की। देखिए अब है ब, हो गया आखेट। अब बात करते हैं ब, भोजन। भोजन के बारे में इनके हम बात करें तो ये किन किन का, अब आपको पता है कि भोजन किससे प्राप्त करते हैं, ये आखेट से। भोजन किससे प्राप्त करते हैं, आखेट से। और आखेट में किस किस का शिकार करते हैं ये लोग, ये शिकार करते हैं, देखो एक तो करते हैं किसका, सबसे महत्वपूर्ण तो सील मछली का, ठीक है। फिर है व्हेल मछली का, सील मछली का, व्हेल मछली का। फिर करते हैं सी लोयन, ये भी जलीय जीव है, सी लोयन। उसके बाद में करते हैं वालरस, वालरस ये भी जलीय जीव है। और फिर करते हैं केरीबोगा। ये देखिए, ये इनके भोजन के लिए उपयुक्त साधन है। भोजन की बात कर रहे हैं किनके, एस्किमो के। एस्किमो भोजन प्राप्त करते हैं किससे, आखेट से। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो चुका है कि किससे भोजन प्राप्त करते हैं, आखेट से। अब आखेट किस किस का, सील मछली, माऊपाक, इतुरपाक और उत्तोक किसका शिकार करते हैं, सील मछली का शिकार करते हैं। व्हेल मछली का भी ये लोग, जो बड़ी मछली होती है उसका भी शिकार करते हैं। सी लोयन इसका भी, समुद्र का शेर बोलते हैं इसको, सी लोयन, ठीक है। ये मछली होती है, इसका शिकार करते हैं। वालरस ये जलीय जीव है। और केरीबो
बारहसिंगा इसका शिकार करते हैं, भोजन के रूप में इनको काम में लेते हैं। तो आराम से इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आकिट हो गया, भोजन हो गया। अब बात करते हैं इनके वस्त्र की, कि किस प्रकार से ये वस्त्र पहनते हैं और ये वस्त्र किस किस के बने होते हैं। तो देखिए, भोजन की अगर हम इनके बात करें वस्त्र की, तो यहां लिख देता हूं स, वस्त्र वाला, स वस्त्र। ठीक है, ये इनके वस्त्र केरिबो, बारहसिंगा के खाल के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि बारहसिंगा का जो खाल है वो सील मछली की तुलना में क्या होता है, अधिक गर्म होता है और हल्का होता है। समझ में आ गया? तो देखिए, लिखिए, इनके वस्त्र केरिबो की खाल के बने होते हैं, क्योंकि केरिबो की खाल गर्म व हल्की होती है। ठीक है, वस्त्रों की बात कर रहे हैं इनके, कि ये जो वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र, इनके जो वस्त्र है वो केरिबो की खाल के बने होते हैं। केरिबो में बार बार बता रहा हूं, केरिबो क्या है? बारहसिंगा है। ठीक है, तो केरिबो की खाल के बने होते हैं। क्यों बनाते हैं केरिबो के खाल के? भाई आप कहोगे सर शिकार तो किसका करते हैं ज्यादा? सील मछली का, लेकिन वस्त्र केरिबो खाल के। क्यों? क्योंकि केरिबो की खाल क्या होती है? गर्म है, क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों के निवासी है। ठीक है, तो इनको उष्णता की अधिक आवश्यकता होती है। तो केरिबो की खाल कैसी होती है? गर्म होती है और हल्की होती है, पहनने में भी हल्की होती है। इस वजह से देखिए, खाल कैसी होती है? गर्म होती है और हल्की होती है। इस वजह से इनके वस्त्र किसके बने होते हैं? केरिबो की खाल के बने होते हैं। ठीक है, अब जो इनको वस्त्र हैं, इनके भी स्थानीय नाम है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस वस्त्र को स्थानीय नाम में किस किस नाम से जाना जाता है। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं एक तो होता है क्या? तिमियाक है। एक होता है अनोहाक, तिमियाक, अनोहाक। और एक होता है कार्मिक या मुकलुक्स, कार्मिक या इसको मुकलुक्स भी कहते हैं, कार्मिक या मुकलुक्स। ठीक है, देखिए, ये इनके वस्त्रों के नाम है। कैसे हैं, क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। तिमियाक, अनोहा, कार्मिक या मुगलुक। सबसे पहले तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए। और नाम देखिए बेटा, एक बार याद नहीं होते, आप 2 बार 3 बार 4 बार जब इसका रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक तिमियाक, अनोहा, कार्मिक, तिमियाक, अनोहा, कार्मिक, तिमियाक, अनोहा, कार्मिक, कार्मिक या मुकलुक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तिमियाक क्या होता है? तिमियाक होता है जर्सी नुमा, या ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, तिमियाक एस्किमो का जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र होता है। जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र होता है। देखिए, तिमियाक क्या होता है?
तिमियाक एस्किमो का जर्सी नुमा बहादार वस्त्र होता है, जैसे हम सर्दियों के अंदर स्वेटर पहनते हैं फुल बाजू की। समझ में आ रहा है ना? सर्दियों के अंदर जब हम फुल बाजू की स्वेटर या जर्सी पहनते हैं बाहदार पूरी फुल बाजू की, तो वो जो वस्त्र है जो एस्किमो पहनते हैं उसको तिमियाक कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं अनोहाक। अनोहाक में क्या होता है? तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। देखिए अनोहाक क्या होता है? अब तिमियाक पहन लिया आपने, स्वेटर पहन लिया फुल बाजू की, उसके बाद भी हम जब सर्दियों के अंदर अपने को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है और स्वेटर पहनने के बाद भी हमें और पहनने की आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं अभी तो सर्दी लग रही है और ऊपर से हमें क्या करना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, तो उसके ऊपर हम कोई भी कोट या अन्य प्रकार का कोई भी वस्त्र पहनते हैं। किसके ऊपर? उस स्वेटर के ऊपर। तो जो ऊपर वाला वस्त्र है उसको हम एस्किमो जो पहनता है उसको उसकी भाषा में क्या कहा जाता है? अनोहाक कहा जाता है। ठीक है, तिमियाक बहादार जर्सी नुमा वस्त्र या जर्सी नुमा बहादार वस्त्र, और अनोहाक उसके किसके? तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है क्या? अनोहाक। ठीक है, और लास्ट है कार्मिक या मुक्लुक्स। तो देखिए सील की खाल से बने एस्किमो के जूते। एस्किमो के जूते जो सील मछली की खाल से ये लोग क्या करते हैं? विशेष प्रकार के उस चमड़े से क्या बनाते हैं? चमड़े के जूते। सील की खाल से बने एस्किमो के चमड़े के जूते, यानी ये क्या करते हैं? सील मछली की खाल से क्या करते हैं बेटा? जूते बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जूते। तो उन जूतों को क्या कहते हैं? कार्मिक। और इसका एक अन्य नाम और भी है, मुक्लुक्स, जो आपको याद रखना है। आप इसको एक बार दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है तो समझ में आ गया होगा सबके। हम पढ़ रहे हैं एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर हम इसको 5 टॉपिक पढ़ेंगे। जब एस्किमो के बारे में जानकारी कंप्लीट होगी, पहला हमने निवास गृह, दूसरा आर्थिक क्रियाकलाप, तीसरा समाज व संस्कृति, चौथा वातावरण समायोजन और पांचवा है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। जब इन 5 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे तब हमारा एस्किमो संबंधी जानकारी पूरी होगी, जिसमें से हमने पहला पढ़ लिया एक तो कौन सा? निवास क्षेत्र। बाकायदा मानचित्र की सहायता से हमने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। ठीक है, जो सेकंड है वो चल रहा है एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। तो इनके आर्थिक क्रियाकलाप को सही तरीके से समझने के लिए इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया था कि ये आखेट किस प्रकार आखेट करते हैं, भोजन में ये किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं, वस्त्र किस प्रकार से वस्त्र पहनते हैं, निवास गृह इनके रहने के जो अधिवास मकान है वो किस प्रकार है, किस किस से बनाते हैं, और यंत्र व उपकरण। समझ में आ गया? तो इन 5 बिंदुओं में से भी हमने एक आखेट पढ़ लिया, दूसरा भोजन पढ़ लिया और तीसरा वस्त्र पढ़ लिया। आशा करता हूं आप लोगों को बढ़िया तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। बाकी बच गए हमारे नेक्स्ट 2, निवास गृह, यंत्र उपकरण, 2 तो ये बच गए, और तीसरा कौन सा? समाज व संस्कृति, चौथा वातावरण समायोजन और पांचवा आधुनिक संस्कृति से संपर्क। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और एस्किमो वाला जो पूरा ये टॉपिक है ये अगली क्लास के अंदर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और क्लास का भरपूर आनंद लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।